ભાવનગરમાં કરોડોનું સાયબર ફ્રોડનું મસમોટું કૌભાંડ ઝડપાયું છે, જેમાં બોર તળાવ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. કરોડો રૂપિયાના ફ્રોડ મામલે 9 આરોપીને ઝડપી લીધા છે, જ્યારે મુખ્ય આરોપી પોલીસ પકડથી બહાર હોય તેને ઝડપી લેવા પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ભાવનગરમાં લાંબા સમયથી ચાલતા સાયબર ફ્રોડના મોટા કૌભાંડનો પોલીસ દ્વારા પર્દાફાશ કર્યો છે. 134 બેંક એકાઉન્ટ મારફતે ₹21.37 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન બહાર આવ્યા છે. આ મામલે 10 શખ્સો સામે ગુનો નોંધાયો છે, જેમાંથી 9 આરોપીને પોલીસે ઝડપી લીધા છે, જ્યારે મુખ્ય સૂત્રધાર દશરથ રામજીભાઈ ધાંધલિયા હાલ ફરાર છે. પોલીસ તપાસ મુજબ ગેંગ દ્વારા લોકોના નામે કમિશન આપી બેંક એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવતા તેમાં સાયબર फ्रॉड नाણાં जमा કરી चेक અને एटीएम मार्फते उपाड़वामां आवता हता. तो 24 तारीख को बोर तालाब पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था, जिसके जिन आरोपियों के हमने गुनाहित इतिहास निकाला, उसके बेसिस पे हमको जानने को मिला कि उन सभी आरोपियों के विरुद्ध पिछले कई वर्षों में अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गुना रजिस्टर हुए हैं. उसको देखते हुए हमने इसमें गुस्सी टॉक की कलम उमेरा की रिपोर्ट रखी, जिसको हमको पॉजिटिव आईजी सर और एसपी सर की तरफ से हमको पॉजिटिव मंजूरी मिली. उसके आधार पे हमने इसमें कलम उमेरा करते हुए गुस्सी टॉक दाखिल किया. अभी जो हमको जानने को मिला है, तो हमको ये देखने को मिला है कि पिछले कई सालों से जो मुख्य आरोपी है दशरथ, उसने भावनगर में ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग की. म्यूल अकाउंट्स की फार्मिंग मतलब वो उसने कुछ लोग इकट्ठे किए और उसने उन लोगों को अपने नीचे बिठाया और उनको कुछ स्पेसिफिक टास्क दिए, जैसे कि कुछ को बोला कि तुम जाके मेरे लिए अलग अलग लोगों के म्यूल अकाउंट्स लेके आओ, और उन म्यूल अकाउंट्स में उनको हैंडल करने के लिए एक मैनेजर भी रखा. तो इसमें अब तक की जानकारी जो हम जुटा पाए उसमें 4 लेवल हमको देखने को मिली है और 2 एमओ देखने को मिले हैं. तो अगर मैं एमओ की बात करूं तो पहला एक एमओ है, वो है कि कैसे म्यूल अकाउंट्स को जुगाड़ा गया और उनको जो है लालच दिया गया बारंबार कि तुम मुझे जो है अपने जो हमारा आधार होता है, फ़ोन नंबर होता है, उसके बेसिस पे हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं. वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे, फिर वो एक बंदा उनको प्रोक्यूर करता था और फिर वो उसके ऊपर वाले बंदे को देता था, जो कि एक XLH से, तो वो ऊपर दशरथ को देता था. इस तरीके से 4 लेवल पर जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ भावनगर में ऑलमोस्ट म्यूल अकाउंट की फैक्ट्री जैसी इन्होंने खोली है. और अभी तक हम जितनी जानकारी जुटा पाए उसमें 134 टोटल अकाउंट्स की हमने जानकारी निकाली है, जिसमें 21 करोड़ जितना फ्रॉड अपने को देखने को मिला है. और अभी मेरे को ये लग रहा है कि इसमें जितनी हम गहरा तपास करेंगे तो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, कि ऐसा हो सकता है कि ये शायद और भी जो है रुपया ऊपर तक जाए और नंबर ऑफ अकाउंट्स भी इसमें ज़्यादा हो सकते हैं. और साथ ही साथ NCPR पोर्टल जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, उस पोर्टल में भी इन अकाउंट्स में फ्रॉड दिखाया गया है. तो अब तक NCPR पोर्टल में 272 जितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई और उसमें 8 करोड़ जितना फ्रॉड अमाउंट या शंकास्पद फ्रॉड अमाउंट अभी तक दिखाया जा चुका है. तो इस तरह से इसमें अभी आगे कार्रवाई चल रही है. अभी मतलब जो मुख्य आरोपी है उसकी जानकारी में पुलिस लगी हुई है. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दशरथ है वो शायद गुजरात का, जितनी मैंने जानकारी मुझे पता है, शायद गुजरात का पहला ऐसा इंसान है जिसके ऊपर 2 गुस्सी टॉक दाखिल हुए हैं. सर भावनगर के भावनगर के इसके सिवा बाहर का कोई लोग? हाँ, तो जो अब देखो इसमें क्योंकि 2 एमओ है, एक है कि मेरे पास मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट में पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कौन निकाल रहा है, जो थोड़ी देर में आपको मैं एमओ समझाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक अकाउंट में 2 एमओ चलाए. तो जो पैसा आ रहा है वो अलग अलग राज्यों से आया है, जैसे तेलंगाना से भी आया है, महाराष्ट्र से भी आया है. मतलब ये हम NCPR पोर्टल से जुटा पाए हैं. तो जो पैसा आ गया अकाउंट में, उस पैसे को क्लेम कर, मतलब NCPR पोर्टल पर टैग कर दिया कि ये एक फ्रॉड अमाउंट है. ऐसे कोलकाता से आया है, हरियाणा से आया है, बहुत सारी जगह अलग अलग राज्यों से आया है. और दूसरा जो एमओ है वो है पैसे निकालने का, और ये दोनों ही एमओ दशरथ रन करता था और उसके नीचे उसने ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे अलग अलग लोगों को इस चीज़ के लिए निमणूक किया था. कितने अभी तक टोटल इस गैंग में हमको 10 आरोपी देखने को मिले हैं, जिसमें दशरथ जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है, जो कि भरूच पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और उसमें गुना भी दाखिल हुआ था वहाँ पर, और उसी पर 2 गुस्सी टॉक भी हुए हैं. और 9 जो आरोपी हैं हमने पकड़ लिए हैं, बाकी के 9 आरोपी हमने पकड़ लिए हैं, अटक कर लिए हैं. पॉसिबली हो सकता है. सर ये जो अकाउंट खोले जाते थे वो जो आम आदमी है उसको किस तरह की कमीशन की लालच दी जाती है? हाँ, तो इसमें जो आम आदमी है उसको बोला जाता था कि हम तुमको जो है इतने पैसे देंगे, इतना कट देंगे,
उस हिसाब से इसमें चलता था। तो उनको खरेखर मतलब लालच दिया जाता था कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट मेरे लिए खुलवाओ। तो मैंने अभी तक एक दो अकाउंट हमको ऐसे भी मिले जिसमें एक बंदे ने जितने पॉसिबल अकाउंट हो सकते हैं वो खुलवाए हैं। यानी कि अगर मैं अगर इसमें मतलब जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने 8 बैंकों में अपने अकाउंट खुलवाए, लेकिन वो कौन है? वो तो एक ड्राइवर निकला। अब ड्राइवर तो 8 अकाउंट का क्या करेगा पहला, और दूसरा एक महीने में 20 लाख 25 लाख का ट्रांजेक्शन वो कैसे कर रहा है? वो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था हमारे लिए भी। इसी के बेसिस पे हमने FIR दाखिल करी और आगे काम किया। सर ये जो लोग हैं जो अकाउंट पे कमीशन लेते थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? उनके खिलाफ भी हो सकती है अगर ये जनाने को मिला कि ये इस गैंग का पार्ट थे। सर बैंक ना कोई कर्मचारी इन्वॉल्व केस अभी तक की जो हमने तपास की उसमें अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है, पर अगर आगे हमारा जो है ये रोल रहेगा कि बैंक का भी अगर इसमें रोल है तो उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसमें जो लॉ मतलब जो भी लॉ बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा एक एमओ समझा देता हूँ, उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं सारे क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा। 34 अकाउंट है ना, ये भावनगर के ही है, इन्हीं के ऊपर फरियाद हुई है। ऐसे तो बहुत सारी फरियाद हुई है, NCRP पोर्टल पे तो बहुत फरियाद होती है, बट मेरे लिए कितनी रेलेवेंट है जो 134 से एसोसिएटेड हुई है कि इन अकाउंट में मैंने फरियाद दाखिल करी, तो एक अकाउंट में मल्टीपल फरियाद भी NCRP पोर्टल पे आई है। तो ये सारे अकाउंट भावनगर के ही हैं और ये सारी की सारी कंप्लेंट इन्हीं अकाउंटों से रिलेटेड है। सर पुलिस ने लाके से दशरथ से खाली मौत जाने कहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ये तो हमें तभी मालूम पड़ेगा कि दशरथ कैसे पैसे लेके आ रहा है, और ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा तो हमने जो अभी आइडेंटिफाई किया, ये बीच का रोल एग्जैक्टली पैसा साइबर फ्रॉड का कहाँ से आ रहा है। अब NCRP पोर्टल पे हरियाणा में एक अकाउंट है, मेरा अकाउंट है लेट्स से भावनगर में, उस पर कंप्लेंट हुई NCRP पोर्टल में कि इसमें मेरा पैसा गया है साइबर फ्रॉड का, डिजिटल अरेस्ट का, या फिर कोई और ऑन स्क्रीन पेमेंट होते हैं कई सारे, आपको पता होंगे कि हैंग हो जाता है फ़ोन, अरे मतलब रैंसमवेयर टाइप का होता है, तो वो हरियाणा से आया। वही हमको तपास करनी है कि ऊपर कौन है और ये पैसा कहाँ जा रहा है, दशरथ का रोल क्या है, दशरथ के ऊपर कितने लोग हैं, ये अभी सारा तपास का विषय रहेगा। बहुत सारी प्रक्रिया है, हम उसका पासपोर्ट वो कर सकते हैं, रेड कॉर्नर नोटिस दे सकते हैं, दुबई की पुलिस के साथ संलग्न में CBI के थ्रू हम आगे कामगिरी कर सकते हैं, पर पहले हमको चौकस ये करना पड़ेगा कि वो है भी है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं भी हो सकता है, वो अभी भावनगर में भी हो सकता है, अहमदाबाद में भी, उसमें हमारी पूरी कोशिश चालू है अभी। सर रकम कोई अभी रिकवर होती है? अभी कोई रिकवर नहीं हुई क्योंकि ये सारा पैसा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 21 करोड़ 8 करोड़ फ्रीज किया और बाकी जो है मूव करके ऑफशोर जा चुका है। पूरा कांड कितने समय से चल रहा है? ये लगभग अभी जो NCRP पोर्टल है उस पर पिछले 1 साल का डेटा है। ये 1 साल में ये सर सारे जो कैश है वो कैश फिर वापस चले भी गए? हाँ, वही मैंने बताया ना, सर्किल कंप्लीट कैसे हुई। ऊपर से साइबर का पैसा आया, म्यूल में भेजा, फिर म्यूल ने जो है म्यूल कैश आउट वाले म्यूल्स ने उसको निकाला और जो है हवाला नेटवर्क से थ्रू आगे भगा दिया। सारे के सारे 124 अकाउंट जो भावनगर में वही नहीं, ये तपास का विषय है कि उसमें एग्जैक्टली कितने अकाउंट्स में कैश आउट हो चुका है, कितने में कैश इन हुआ है। 134 वो हैं जिन पे कंप्लेंट रजिस्टर हुई है एंड ऑल आर फ्रॉम भावनगर। सर अगर ये बेटी की कोई पूछताछ की हो भावनगर, बिल्कुल, अब ये अगला स्टेप यही होगा, मतलब और ये जो अब जरूरी नहीं है कि आंकड़े इन्वॉल्व है, बट पॉसिबिलिटी है। 134 अकाउंट पैसा उसमें इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एक बार ऐसा हुआ है कि इनकम टैक्स या GST की नोटिस गई हो। ये अब क्या होता है इनकम टैक्स में, जैसे एक दूसरे केस में क्या हुआ है, वो 2-3 साल 4 साल बाद देते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इन्होंने क्यों ये एक ऑर्गेनाइज स्केल पे चल रहा है। ऑर्गेनाइज स्केल क्राइम और नॉर्मल क्राइम में क्या अंतर है? ऑर्गेनाइज स्केल क्राइम को पता होता है, मतलब ऑर्गेनाइज वो एकदम कंपनी की तरह चलता है, उसके दिमाग में है कि मेरे को कितना ट्रांजेक्शन करना है जिससे कि मैं इन्फोर्समेंट एजेंसी की रडार में ना हूँ। तो उसने अकाउंटों को यूज एंड थ्रो किया कि भाई बपारा और फेंक दिया, फिर उसी बंदे का दूसरी बैंक का दूसरा अकाउंट बपारा फेंक दिया, उसमें फिक्स रखेगा वो जिससे कि इन्फोर्समेंट एजेंसी में ना आए, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइज बोल रहे हैं। सर वन टाइम कॉल सेंटर कह सकते हैं? हो सकता है ऊपर का पैसा हो सकता है कॉल सेंटर के थ्रू। एक तरह से कॉल सेंटर चलते हैं, उसमें कोई आप कार्यवाही कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, थैंक यू। सर कितने बैंक का लगभग सारी बैंक, लगभग सारी बैंक। सर ये जो पकड़े गए उसमें एक पर आदमी का कितने अकाउंट होगा सभी बैंक? एक आदमी के कुछ के जो है 3 अकाउंट भी मिले हैं और कुछ के भावनगर की जितनी बैंक हैं उन सब में अकाउंट निकले हैं। सर ये इंस्टेंट किट ले सकते हैं? हाँ, कुछ की किट जो है इंस्टेंट आती थी तो इंस्टेंट दे देते थे, कुछ की किट 1-2 दिन बाद आती थी तो ये घर से कलेक्ट करके फिर वो लेके जाता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया कि दशरथ उसके नीचे किट कलेक्ट करने वाला और उसके नीचे रिक्रूटर,
तो रिक्रूटर का काम क्या है, अकाउंट खुलवाया, तुरंत किट मिल रही है तो तुरंत किट ले ली, वरना तो 2 दिन बाद किट कलेक्ट करी और फिर उसके मैनेजर को दी, फिर मैनेजर ऊपर फोटो या ऑफलाइन जैसे भी ऊपर दशरथ को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि ये अकाउंट मैंने फार्म कर लिया है, मतलब इसकी खेती कर ली, अब तुम इसको यूज कर सकते हो, इस तरीके से। कितना कमीशन मिला होगा? ये तपास करी सर। सर, ये अभी तक के मतलब- अभी तक के कुछ कोई स्टेटमेंट की थी कि पूछताछ में नहीं, लेकिन जितनी एनालिसिस हमने बैंक अकाउंट्स की है, तो अब कुछ में 5 लाख जितना ही हुआ है, कुछ में 15 लाख हुआ है, कुछ में 20 लाख भी हुआ है, तो ये सब तपास के विषय हैं। तो ये आने वाले समय में जैसे जैसे होगा बताएंगे। मार्च 2024 में भावनगर में एक सबसे बड़ा अकाउंट कांड हुआ था, उससे कुछ 3 साल हुए सर, उसमें 3 आदमी है अग्रवाल, हाँ। वो अभी तक फरार है, 2 इयर्स हो गए। ये नई इन्फॉर्मेशन है, इस पर भी एक तपास का विषय हो सकता है और इसको भी हम मतलब ध्यान में लेके फिर इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसमें अगर कार्यवाही जो कायदेसर होगी उसमें की जाएगी। अभी जो रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, पहले साइबर क्राइम में नहीं होता था, बट जिस हिसाब से साइबर क्राइम एक अभी ऑर्गेनाइज्ड स्केल पे चल रही है, उसको ध्यान में लेते हुए सरकार श्री ने भी सही समय पर उस चीज़ को इंक्लूड किया। इनफैक्ट यहाँ पे मैं ये भी बताऊँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ बोली है कि एक मर्डरर को सुधारा जा सकता है, पर लेकिन एक साइबर क्रिमिनल को सुधारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है, उसे कोई जानता नहीं, तो उसे लगता है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चाइनीज मेरे साथ कंपनी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी दशरथ के ऊपर कौन है ये अपने को पता नहीं है, वो दशरथ जब पकड़ में आएगा तभी पता लगेगा। तो इसमें चाइनीज जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल, पर ये सारी ना स्पेकुलेशन है, तो अब लेट अस नॉट, मतलब स्पेकुलेशन में अपने को नहीं उतरना चाहिए, वरना तो फिर चलता रहेगा। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, लेकिन दशरथ, अब देखो साइबर क्रिमिनल्स का तो ऐसा है कि 10 पास वाले भी, क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे को इतना ही काम करना है, तो उसमें भी वो करते ही हैं। विपुल बारड, दिव्यांग न्यूज, भावनगर।